समुद्रयान परियोजना किस लिए शुरू की गई है? द हिंदू का है। भारत के गहरे समुद्र मिशन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत समुद्रयान परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसका उद्देश्य है गहरे समुद्र में अन्वेषण को क्या करना, बढ़ावा देना है, समुद्री अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देना और पानी के नीचे संसाधनों की खोज में भारत की उपस्थिति को मजबूत करना है। समुद्रयान भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन है जिसका उद्देश्य है समुद्री संसाधनों की खोज करना और गहरे समुद्र में शोध करना। समुद्री संसाधनों की खोज करना और गहरे समुद्र में शोध करना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका है। ठीक है, इसका पहला है मानव गहरे समुद्र मिशन है और इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों की खोज करना और गहरे समुद्र में शोध करना है और इसका किसके अंतर्गत है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पहला पॉइंट 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उद्देश्य क्या है कि समुद्र में क्या करना है, समुद्र में संसाधनों का दोहन, समुद्र में संसाधनों का दोहन करेगा, मतलब खोज करेगा, फिर ना दोहन करेगा, मतलब खोज करना है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। बस, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहला जो है मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है नेतृत्व में डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मतलब गहरे समुद्र में मिशन है। इसके तहत प्रमुख पहल इस मिशन में 6000 मीटर तक की गहराई पर समुद्री जैव विविधता और खनिज संसाधनों का अध्ययन करने के लिए मानवयुक्त पनडुब्बी तैनात करना शामिल है। इस परियोजना के साथ भारत के गहरे समुद्र में मानव युक्त अन्वेषण क्षमता वाले देश जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो जाएगा। मतलब अगर भारत ऐसा कर पाएगा तो अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस के साथ ये भी एक इस समूह में शामिल हो जाएगा। फिर इसका लक्ष्य है गहरे समुद्र में अन्वेषण, मतलब इसका समुद्री पारिस्थितिकी इकोसिस्टम जो है जल तापीय छिद्रों और खनिज संसाधनों की क्या करना है, जांच करना है। तकनीकी उन्नति है, पानी के अंदर रोबोटिक्स, गहरे समुद्र में खनन तकनीकी, मानव पनडुब्बी प्रौद्योगिकी को क्या करना, उन्नत करना है। फिर अगला है टिकाऊ संसाधन उद्योग। टिकाऊ संसाधन उद्योग में देखा जाए तो पॉलीमेटिकल नोड्यूल्स का अध्ययन करना जिसमें संभावित निष्कर्षण के लिए कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, तांबा शामिल है। और मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित की गई है। इसे 3 चालक दल के सदस्यों को 12 घंटे तक अन्वेषण हेतु ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे आपात स्थिति में 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 3 चालक दल के सदस्यों को 12 घंटे तक अन्वेषण हेतु ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, 12 घंटे तक। जैसे आपात स्थिति में कितना 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। और यह मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के द्वारा विकसित किया गया। चेन्नई 3 चालक दल के 12 घंटे तक अन्वेषण हेतु डिजाइन किया गया है। ऐसे आपात की स्थिति में
96 घंटे मतलब 96 आवर तक बढ़ाया जा सकता है। और ये जीवन रक्षण प्रणाली और उन्नत वैज्ञानिक सेंसरों से सुसज्जित है। 6000 मीटर की गहराई पर अत्यधिक गहरे समुद्री दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ईईसी बोलते हैं इसको, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। एक खनिज क्षेत्रों के अध्ययन के लिए महासागर ताल का मानचित्रण करना है। टिकाऊ गहरे समुद्र खनन प्रथाओं के लिए भूवैज्ञानिक पर्यावरणीय अध्ययन को आयोजित करना है। जैसे कि भारत का जो है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, सॉरी क्या बना दिया मैंने, जैसे कि भारत ये हो गया, ठीक है, भारत हो गया। तो इसका जो है आधार रेखा होता है, ठीक है, जो कि कटे छटे जो चीजों को मतलब होता है ना कि एक लाइन में खींच देता है। जैसे कटा छटा था तो इसको मैंने एक लाइन में खींच दिया, इसको आधार रेखा कहते हैं। फिर 12 किलोमीटर होता है, फिर उसके बाद 24 किलोमीटर होता है, फिर उसको और जो है क्षेत्र होता है, तो समुद्री क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें भारत मतलब उस क्षेत्र के जिस भी देश है उसके क्षेत्र के आसपास जिसका है उसको अधिकार क्षेत्र होते हैं उसके, समुद्री अधिकार क्षेत्र। तो उसी में एक होता है अन्य आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक इंक्लूसिव जोन। तो आप इसके बारे में और पढ़िएगा, ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, अगला कौन सा है, गर्भिणी दृष्टि। गर्भिणी दृष्टि पहली फेरेंट अनुसंधान सुविधा, पहली फेरेंट अनुसंधान सुविधा, भारत की पहली फेरेंट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन फरीदाबाद ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में किया गया है, फरीदाबाद। पहली फेरेंट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में किया गया है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है कि अत्याधुनिक केंद्र का उद्देश्य वैक्सीन विकास में तेजी लाना है, ठीक है, किसका उद्देश्य, गर्भिणी, ठीक है, संक्रामक रोग अनुसंधान को आगे बढ़ना जिससे भारत की जैव चिकित्सा क्षमताएं क्या मजबूत होगी। गर्भिणी दृष्टि मातृत्व शिशु विकास केंद्रित एक डेटा संग्रह, एक शोध मंच है, ठीक है, क्या डेटा संग्रह और शोध मंच है, डेटा को संग्रह करता है किसका, गर्भिणी दृष्टि मातृ और शिशु स्वास्थ्य के बारे में। गर्भिणी दृष्टि कार्यक्रम के तहत विकसित यह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गर्भावस्था समूह डेटाबेस में से एक है, जो नैदानिक रिकॉर्ड, चिकित्सा इमेजिंग और जैव नमूनों तक पहुंच प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म में 12,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु और प्रसव माताओं को डेटा शामिल है। मतलब ये ना गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु जो मतलब गर्भवती है, प्रसवोत्तर माताओं का डेटा शामिल है, और जो मातृ नवजात स्वास्थ्य परिणामों व्यापक शोध को सक्षम बनाता है। मतलब ये जो भी है महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, और यही याद रखिएगा। और क्या है, ये केंद्रीकृत एक डेटा संग्रहण है और शोध मंच है। फिर अगला है, यह पहला भारत में शीर्ष अनुसंधान संस्थानों और अस्पतालों को शामिल करते हुए एक सहयोगिक प्रयास है जो मातृ स्वास्थ्य देखभाल में वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है, भारत के पहले शीर्ष अनुसंधान संस्थान
शीर्ष क्या है? अनुसंधान संस्थान अस्पतालों को शामिल करते हुए सहयोगात्मक प्रयास है जो मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल में वैज्ञानिक प्रगति को क्या करता है? बढ़ावा देता है। और ये है, इसका उद्देश्य है बड़े पैमाने पर डेटा उपलब्धता के माध्यम से मातृत्व एवं नवजात स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, नवजात स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, गर्भावस्था के परिणामों और नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार के लिए वैश्विक अध्ययनों का प्रोत्साहन करना, वैश्विक अध्ययनों का बेहतर निदान और रोकथाम के लिए गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं के प्रारंभिक संकेतों की पहचान करना है, समय से पूर्व जन्म जैसी स्थितियों के लिए पूर्वानुमानित उपकरण विकसित करना है जिससे प्रभावी मातृ देखभाल सुनिश्चित हो सके। व्यापक डेटा भंडारण जो है ये है गर्भवती महिला और नवजात शिशु का नैदानिक इमेजिंग जैविक डेटा संग्रहित करता है। शोधकर्ता को गर्भावस्था के रुझान और भ्रूण के विकास प्रसवोत्तर देखभाल का विश्लेषण करने में सक्षम है। और उन्नत डेटा एक्सेस सुरक्षा, शोधकर्ता स्वास्थ्य देखभाल अध्ययनों के लिए विस्तृत डेटाबेस का पता लगा सकता है और क्या कर सकता है? नैदानिक अनुसंधान प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रित पहुंच प्रोटोकॉल को लागू करता है। वैश्विक सहयोग नीति प्रभाव, मातृत्व स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान साझेदारी की सुविधाजनक बनाना है। इसका बहुत अच्छी चीज है। फिर है साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और नैदानिक मानकों और स्वास्थ्य देखभाल के हस्तक्षेपों में सुधार का प्रोत्साहन करता है। सुधार को क्या करता है? प्रोत्साहन करता है। ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान भारत मिशन क्या है? अब ये देखते हैं। ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जो भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत है। जो पांडुलिपि विरासत का क्या करेंगे? दस्तावेज सर्वेक्षण करेंगे, इसका दस्तावेजीकरण करने संरक्षण के लिए समर्पित एक परिवर्तनकारी पहल है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करता है। ठीक है। भारतम मिशन, जो ज्ञान भारतम मिशन भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण दस्तावेजीकरण संरक्षण करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है। ठीक है। मिशन का उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को क्या करना? सूचीबद्ध और संरक्षित करना। 1 करोड़ पांडुलिपियों को सूचीबद्ध और सुरक्षित करना। शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालय, पुस्तकालय और निजी संग्रहों में रखे प्राचीन ग्रंथों को सुनिश्चित करना है। सूचीबद्ध और संरक्षित करना है। और फिर क्या है कि उसको शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालय, पुस्तकालय और निजी संग्रहालय जैसे रखे प्राचीन ग्रंथों की क्या करना? सुरक्षित करना है। यह जो है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो है, ये मिशन का विस्तारित संस्करण है जिसे 2003 में शुरू किया गया था, लेकिन इसका वित्त पोषण और संरचनात्मक चुनौतियों के कारण इसका प्रभाव क्या रहा? सीमित रहा। और यह पहल भारत की सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासों के अनुरूप देश की विशाल बौद्धिक साहित्य विरासत के लिए एक केंद्रीकृत भंडारण का निर्माण करेगा। बात यह जितनी सारी पांडुलिपियां थी, ठीक है, इधर उधर है, तो 1 करोड़ क्या करेगा? सूचीबद्ध करेगा उसको। ठीक है। और उसको डिजिटली करेगा जिससे क्या होगा कि लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति के बारे में जान पाएंगे और ये बहुत समय के लिए क्या संरक्षित रहेंगे चीजें। तो इसलिए शुरू की गई है भारतम मंडपम क्या था? भारतम मंडपम क्या था? ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन मतलब ज्ञान किसको बारे में? भारत के विषय में क्या करना? उसको संग्रहित करना, संरक्षित करना, लोगों को उपलब्ध कराना बहुत ही आसान है। विभिन्न संस्थानों, निजी संस्थानों पांडुलिपियों का संरक्षण, दस्तावेजीकरण करना, अनुसंधान संरक्षण पहुंच के लिए दुर्लभ डिजिटल कर दिया जाएगा। ठीक है, इन सब पांडुलिपियों को।
और आगे बढ़ते हैं, बजट में वृद्धि। विस्तारित संरक्षण प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के लिए वित्त पोषण 3.5 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो गया है, कर दिया गया। वित्त पोषण दिया गया 3.5 करोड़ से बढ़ाकर क्या किया, 60 करोड़। डिजिटल संरक्षण, एआई एकीकरण, डिजिटल पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एआई संचालित संग्रहण, मेटा डेटा टैगिंग अनुवाद टूल्स का उपयोग करता है, मेटा डेटा टैगिंग अनुवाद टूल का उपयोग करता है। मतलब इसको ना डिजिटल पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या करता है, एआई संचालित संग्रहण है, मेटा डेटा टैगिंग है, अनुवाद टूल का उपयोग करता है, मेटा डेटा टैगिंग का प्रयोग करता है। फिर है अगला टॉपिक है, इससे पहले थोड़ा सा इसका रह रहा है, यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन भंडारण की स्थापना करता है, जैसा कि मैंने बताया, और यह शोधकर्ता और विद्वानों को दुर्लभ पांडुलिपियों का आसान पहुंच बनाएगा। शोधकर्ता विद्वान है वो क्या कर लेंगे, दुर्लभ पांडुलिपियों को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और फिर गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरु शिष्य मतलब संस्कृति है तो संस्कृति मंत्रालय गुरु शिष्य परंपरा रिपर्टी अनुदान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना की देखरेख करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत में पारंपरिक शिक्षक शिष्य सीखने की प्रणाली को संरक्षित और बढ़ावा देना है, सीखने की प्रणाली को संरक्षित और बढ़ावा देना है। और है भारत, जो अवलोकन देख लिया है, भारत की पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय 2003 और 4 में गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्यों की गई थी, कि भारत की पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए, कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह पहल संरचित मार्गदर्शन का समर्थन करती है, जहां अनुभवी गुरु मार्गदर्शन शिष्यों मतलब छात्रों को संगीत, नृत्य और रंगमंच लोक कलाओं में प्रशिक्षित करते हैं, जिससे ज्ञान और कौशल का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित होता है। यह पहल संरक्षित मार्गदर्शन का समर्थन करती है, जहां अनुभवी गुरु शिष्यों को संगीत, नृत्य और रंगमंच लोक कलाओं से प्रशिक्षित करते हैं, जिससे कि ज्ञान कौशल का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित होता है। फिर अगला है लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, गुरु शिष्य प्रशिक्षण के माध्यम से दुर्लभ कला रूपों को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है, दुर्लभ कला रूपों को क्या करना, संरक्षित करना और पुनर्जीवित करना। पारंपरिक कलाओं को उनकी आजीविका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनका समर्थन करें, पारंपरिक कलाओं को उनकी जीविका के लिए, पारंपरिक कलाओं को उनकी जीविका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, मतलब पारंपरिक जो कलाकार हैं उनकी जीविका के लिए क्या करना, उनकी वित्तीय सहायता देना। अनुभवी गुरुओं के अधीन संरचित प्रशिक्षण को सुविधा प्रदान करके युवा कलाकारों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। पारंपरिक कलाकारों को उनको क्या दिया जाएगा, आजीविका के लिए उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। गुरु शिष्य प्रशिक्षण के लिए दुर्लभ कला रूपों को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है इसका उद्देश्य है। और है अनुभवी गुरुओं के अधीन, जो अनुभवी गुरु है उनके अधीन क्या करना है, एक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, ताकि युवा कलाकारों को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जा सके। और है औपचारिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से भारत की शास्त्रीय लोक और जनजातीय कला परंपराओं को बढ़ावा देना है। मुख्य विशेषता है कि रिपर्टी अनुदान जो है कितना दिया जाएगा, 15,000 प्रति माह और शिष्य को 2,000 से 10,000 प्रति माह। गुरुओं को दिया जाए 15,000 प्रति माह और शिष्य को दिया जाए 2,000 से 10,000 के बीच में। पात्रता का मापदंड क्या है, मतलब अर्हताएं क्या है, पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं में संलग्न भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, जो पारंपरिक जो कला है उसमें वो लोग संलग्न है उनके लिए है।
और है गुरु की गुरु की आयु कितना 45 से 70 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और एक कार्यान्वयन और निगरानी योजना के अनुसार रंगमंच के क्षेत्र में एक गुरु, अधिकतम 18 शिष्यों, और संगीत और नृत्य के क्षेत्र में एक गुरु, अधिकतम 10 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। रंगमंच के क्षेत्र में एक गुरु जो है 18 शिष्यों को, तो संगीत और नृत्य के क्षेत्र में एक गुरु जो है 10 शिष्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। और अगला है, देखते हैं, तथा उनका ध्यान ग्रामीण आदिवासी कलाकारों पर केंद्रित होता है। और नियमित समीक्षा और विशेषज्ञ मूल्यांकन, प्रभावी निधि उपयोग, प्रशिक्षण, गुणवत्ता प्रदान करता है। मतलब इतने कम रखने का भी, 1 पे 15, 1 पे 10, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि हाँ मतलब गुणवत्तापूर्ण हो, मूल्यांकन हो सके अच्छे से, जो भी है अनुभवी मतलब बच्चे को अच्छा ध्यान दिया जा सके। परमाणु ऊर्जा मिशन, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन अनावरण किया गया। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। क्या करे? परमाणु ऊर्जा मिशन, पहली बात क्या, स्वच्छ ऊर्जा मिशन को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और इसके लिए क्या क्या, 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूल रिएक्टरों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह केंद्रीय केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन, नेशनल एनर्जी मिशन का लक्ष्य 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में 100 गीगावाट को बढ़ाना है। 2047 तक कितना है? 100 गीगावाट। और यह छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों, भारत छोटे रिएक्टरों और परमाणु ऊर्जा निजी और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए नीति सुधार पर केंद्रित है। भारत छोटे रिएक्टरों और परमाणु ऊर्जा निजी विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए नीति सुधारों पर केंद्रित है। और इसको और आगे बढ़ाते हैं। भारत के स्वच्छ ऊर्जा के परिवर्तन के भाग के रूप में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य है। लघु मॉडल रिएक्टरों के अनुसंधान और तैनाती के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और भारत के लघु रिएक्टर और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल पर मतलब सहयोग लिया गया है। और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का संशोधन किया गया है। ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी ली जा रही है भारत लघु रिएक्टर और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए। तो इसमें किस अधिनियम के तहत? तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए परमाणु क्षति हेतु नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में परिवर्तन किया गया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए परमाणु क्षति हेतु नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में परिवर्तन किया गया। कोयला संयंत्र के स्थान पर BSR 200 मेगावाट और SMR 30 से 300 मेगावाट की स्थापना, दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति। ठीक है, मतलब कोयला जो जिससे होता था, ऊर्जा उत्पन्न होता था, उससे BSR बायोन्यूक्लियर जो BSR फिर है 220 मेगावाट और SMR 30 से 300 मेगावाट की स्थापना दूर दराज के क्षेत्रों में। BSR का मतलब होता है भारत की लघु रिएक्टर। BSR भारत की लघु रिएक्टर से कितना 200 मेगावाट है। ठीक है, गीगावाट नहीं है।
और जो है SMR मतलब उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी स्थापना सार्वजनिक, नहीं, SMR जो है लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, SMR इसके तहत 30 से लेकर 300 कितना मेगावाट। फिर है लघु मॉड्यूलर रिएक्टर से 30 से 300, और भारत लघु रिएक्टर से लेकर 200 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा का विस्तार देखा जाए तो इसका क्या है, ये वर्तमान जो है क्षमता है 8180 मेगावाट, 31 से जो 32 तक का लक्ष्य 22,480 मेगावाट का है। अभी वर्तमान क्षमता कितना है 8180 और कितना करने की है 2031 से 32 तक 22,480 मेगावाट करना है। विभिन्न राज्यों में 10 रिएक्टर निर्माणाधीन 8,000 मेगावाट है। 10 रिएक्टर निर्माणाधीन कितना है 8,000 मेगावाट का है। आंध्र प्रदेश के कोवाडा में अमेरिका के सहयोग से 6x 1208 मेगावाट का परमाणु संयंत्र स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। कोवाडा आंध्र प्रदेश 6x तो का 1208 मेगावाट का है। और इसमें क्या है वर्तमान क्षमता परमाणु ऊर्जा का वर्तमान क्षमता के 8180 है, इसको कितना है 22,480 करना है इसका मेगावाट। फिर अगला पढ़ते हैं। उन्नत रिएक्टरों की तैनाती। उन्नत रिएक्टरों की तैनाती में देखते हैं तो क्या है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन के लिए भारत लघु रिएक्टर की तरह कितना 220 200 लगभग मेगावाट था। सभी PHWR ठीक है, परमाणु PHWR। फिर कल्पक्कम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से 500 मेगावाट 2024 में उपलब्धि हासिल की। कल्पक्कम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तो 2024 में उपलब्धि हासिल की 500 की। भारत में थोरियम भंडार का उपयोग करके उच्च तापमान गैस शीतलन रिएक्टर और पिघलते हुए लवण रिएक्टर का विकास किया जा रहा है। 9 गतिविधि है। झारखंड के जादूगोड़ा खदान में यूरेनियम भंडार की खोज हुई है, इसमें खदान का जीवन जो है 50 वर्ष बढ़ गया है। गुजरात के काकरापार में 700 मेगावाट क्षमता वाली PHWR इकाइयों का परिचालन KAPS 3 और 4 परमाणु संयंत्र विकास के लिए NPCIL NTPC संयुक्त उद्यम का शुभारंभ किया गया है। जादूगोड़ा झारखंड में खोजी गई है, 50 बढ़ गई है। गुजरात के काकरा पार्क 700 मेगावाट का है और PHW। और फिर उसके बाद है क्या कल्पक्कम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मेगावाट 500 गीगावाट। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन के भारत लघु रिएक्टर 120 मेगावाट PHWR। परमाणु संयंत्र का विकास के लिए NTPCRIL NTP संयुक्त उद्यम यानी अश्विनी का शुभारंभ किया गया परमाणु संयंत्र के विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 7 इसका 2024 में पूर्णतः पहुंच जाएगी। फिर अगला है क्षुद्र ग्रह जो है ये संदर्भ नासा ने एक नए खोज की है। पृथ्वी के निकटवर्ती क्षुद्र ग्रह जो है तो 24 में YR4 की पहचान की, जिसके तहत 2032 पृथ्वी से टकराने की संभावना 1% से थोड़ी अधिक है। मतलब कि 2020 मतलब ये जो है ना क्षुद्र ग्रह है, नासा ने ऐसा मतलब खोजा है कि क्षुद्र ग्रह जो
R4 है ना, YR4 जो है, ये 2032 में, 2032 जो है उसमें, मतलब इसकी टकराने की जो दर है ना वो 1% से भी, मतलब 1% थोड़ा सा ज़्यादा है। तो खोज और आकार क्या है, क्षुद्र ग्रह जो है ये YR4 की पहचान दिसंबर 2024 में चिली का है, दक्षिणी अमेरिका के जो ये वाला है, ये वाला पश्चिमी क्षेत्र है, वेधशाला द्वारा की गई थी। और इसका व्यास जो अनुपात 40 से 100 मीटर के बीच है, जो लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का है। बाप रे, इतना बड़ा है। और इसका सटीक आकार अभी भी अनिश्चित है, क्योंकि खगोलविद चमक के स्तर पर आधार पर आयाम को क्या अनुमान लगाते हैं, चमक के आधार पर। फिर अगला बढ़ते हैं आगे। फिर है पृथ्वी के निकट पहुंचना। 25 दिसंबर 2024 को यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से 800,000 किलोमीटर के भीतर से गुजरेगा, जो चंद्रमा से लगभग दोगुनी दूरी है। अप्रैल 2025 तक यह अदृश्य हो जाएगा और 2028 में पुनः निकट दिखाई देगा। ठीक है। फिर है टोरिना स्केल, इसे 3 रेटिंग दी गई है, जो कम लेकिन नगण्य प्रभाव जोखिम को दर्शाता है। नगण्य प्रभाव को जोखिम को क्या कर दर्शाता है। फिर पढ़ते हैं संभावित परिणाम क्या हो सकता है इसका। संभावित परिणाम ये हो सकता है कि पृथ्वी से टकराता है तो भारत के लगभग 8 से 10 मेगाटन ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो परमाणु विस्फोटों के बराबर। ठीक है, 8 से 10 मेगाटन ऊर्जा उत्पन्न होगी, परमाणु विस्फोटों के क्या बराबर होगी। इसी आकार का उल्का पिंड और चेल्याबिस्क घटना 2013 रूस के ऊपर हिरोशिमा बम की तुलना में 30 गुना अधिक शक्तिशाली होकर फटा, जिससे 1500 से अधिक लोग घायल हुए। चेल्याबिस्क घटना 2013। ठीक है, उल्का पिंड चेल्याबिस्क घटना 2013 रूस के ऊपर हिरोशिमा बम की तुलना में कितना, 30 गुना, और जिसमें 1500 से अधिक लोग क्या प्रभावित हुए। पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह का प्रभाव। पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण प्रतिदिन छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह जल जाते हैं। ठीक है, और ये लगभग 40 मीटर आकार के क्षुद्र ग्रह टकराने पर क्षेत्रीय विनाश का कारण बन सकते हैं। बड़े क्षुद्र ग्रह जो है 1 किलोमीटर से अधिक और वैश्विक आपदाओं को जन्म दे सकते हैं। तो जो 1 किलोमीटर से अधिक वो वैश्विक आपदाओं को जन्म दे सकता है, और जो 40 मीटर आकार है वो क्या क्षेत्रीय विनाश को कारण बन सकता है, और जो लगभग हर 260 मिलियन वर्ष से एक बार घटित होता है। 260 मिलियन में एक बार क्या होता है, घटित होता है। फिर अगला है जो चिक्सुलभ क्षुद्र ग्रह जो है 66 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर के विलुप्त होने के कारण बना। ठीक है, वैश्विक प्रयास क्या है, नासा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रहीय रक्षा रणनीति पर ध्यान केंद्रित करती है। और 2022 में नासा ने डार्ट मिशन ने गतिज प्रभाव के माध्यम से क्षुद्र ग्रह डिमोफोर्स के प्रक्षेप पथ को सफलतापूर्वक बदल दिया था। मतलब ये जो क्षुद्र ग्रह डिमोफोर्स के जो है के पथ को क्या प्रक्षेप, मतलब जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, ये इधर से आ रहा है, मतलब कोई उल्का पिंड है ये आ रहा है इधर, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन चेंज कर देते, कहीं और चला जाएगा। तो यही किया था नासा ने डार्ट मिशन के तहत। और क्षुद्र ग्रह जो विक्षेपण तकनीकी गतिज प्रभाव, एक अंतरिक्ष यान का उपयोग करके किसी क्षुद्र ग्रह से टकराना, जिससे उसका प्रक्षेप पथ बदल जाता है। ठीक है, इसमें क्या गतिज प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इसके क्या होता है कि एक अंतरिक्ष यान का उपयोग करके किसी क्षुद्र ग्रह से टकराना। ठीक है, जैसे इसके एक का जाएगा, ऐसे टकराएगा और इसकी दिशा को क्या परिवर्तित कर देगा। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का प्रयोग करके क्षुद्र ग्रह के पथ को बदलने के लिए एक अंतरिक्ष यान को तैनात क्या
तैनात करना। परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट देखा जाए तो इसमें अंतिम उपाय के रूप में किसी क्षुद्र ग्रह के निकट परमाणु विस्फोट को इसके विक्षेपित नष्ट कर देना। फिर है मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड देखा जाए तो केंद्रीय बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन के लिए उसका प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन और विपणन को बढ़ाने के इस क्षेत्र में विकास और किसानों की आय में क्या बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करी गई है। और मखाना बोर्ड क्या है, ये इसका है जो कि मखाना बोर्ड की स्थापना किसानों के प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच, मूल्य विनियमन, मखाना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान, वैश्विक व्यापार सुविधा पर केंद्रित है। उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना वन जैसी उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों की खेती प्रोत्साहित देना है। मतलब ये किसकी प्रजाति है? स्वर्ण वैदेही और सबौर। स्वर्ण वैदेही और सबौर जो है वो मखाना की प्रजाति है। ठीक है। प्रसंस्करण और संरचना को बढ़ावा, आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों के माध्यम से अपव्यय को न्यूनतम करना और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना। निर्यात का विस्तार, कार्गो बुनियादी ढांचे को मजबूत करे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साझेदारी विकसित करे और वैश्विक बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग पहल को बढ़ावा दिया। मतलब कि मखाना का जो ब्रांडिंग भी की जाएगी। और स्वर्ण वैदेही और सबौर जो है मखाना की प्रजाति है। संरचनात्मक अधिदेश में शासन में है सरकारी अधिकारियों, किसान प्रतिनिधियों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा प्रतिबंधित करना है। और क्षेत्रीय सहायता जो है देखा जाए किसानों को प्रशिक्षण संसाधनों के साथ साथ प्रदान करने के लिए मुख्य मखाना उत्पादक जिलों में स्थापित किए गए हैं। और सहयोग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और मखाना बोर्ड जो है कृषि विश्वविद्यालय के लिए मतलब कृषि विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी करेगी। नाबार्ड और मतलब मखाना के लिए नाबार्ड और कृषि विश्वविद्यालय के साथ क्या करेगा? साझा करेगा अपना मतलब मतलब उसको जोड़ा जाएगा। वित्त पोषण आवंटन, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण, बाजार विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। और शक्ति और कार्य है विनियमन, मखाना बोर्ड उत्पादन की देखरेख करना, गुणवत्ता को मानकों को लागू करना, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, प्रोत्साहन वगैरह। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है क्या है, फिर अनुसंधान, नवाचार, उन्नत कृषि तकनीकों और प्रसंस्करण विधियों को बढ़ावा देना। निर्यात विकास, वैश्विक वितरण के लिए व्यापार नेटवर्क होगा एक, जिससे क्या होगा? रसद सुधार होगा। ब्रांडिंग पहल होगा इसके लिए, मतलब ब्रांड किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या इसको एक प्रीमियम उत्पाद के रूप में स्थापित किया जा सके। प्रीमियम उत्पाद मतलब ब्रांड होगा तब ना बिकेगा, ब्रांड बिकता है भाई। अगर ये पंच मिशन है और भी सारे मिशन है, बहुत सारे मिशन है। एक बंदरगाह, एक राष्ट्र एक बंदरगाह, बहुत सारी है। ये पढ़ ही लेते हैं आज। उसके बाद अगला जो है सेक्शन अगले में पढ़ेंगे। जैसे पंच मिशन के देखा जाए तो पंच मिशन क्या है? ये नासा 28 फरवरी 2025 को स्पेसएक्स फाल्कन 9, स्पेसएक्स कंपनी है एलन मस्क की, जो फाल्कन 9 का उपयोग करके पोलिरीमेटर टू यूनिफाइड द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर पंच पोलिरीमेट्री टू यूनिफाइड द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य जो है सूर्य के बाहरी कोरोना मतलब कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करना है, जिससे कि
वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि सौर पदार्थ अंतरिक्ष में कैसे घूमता है और पृथ्वी के पर्यावरण के साथ कैसे संपर्क करता है। ऐसा ही पंच मिशन जो है किसका है, स्पेसएक्स फाल्कन 9 के द्वारा किया गया। नासा का मिशन है, याद रखना किसका मिशन है, नासा का मिशन है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 के द्वारा किया गया, अमेरिका का मिशन है। पोलरिमेट्री टू यूनिफाइड द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर मिशन। ऐसा ही आदित्य L1 है, वो भी क्या कोरोना का अध्ययन करता है। फिर पंच है, कोरोना हेलियोस्फेरी को एकीकृत करने के लिए पोलरिमीटर उत्पादन। पोलरिमीटर मिशन एक क्रांतिकारी सौर अनुसंधान पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, उन्नत इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके सूर्य के कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करना। इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके क्या सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, उसके हवा का अध्ययन करेगा। इसमें लो अर्थ ऑर्बिट में संचालित 4 छोटे उपग्रह शामिल है। मतलब ये है कि इसके ये जो लॉन्च किया गया है, तो इसमें जो लो अर्थ ऑर्बिट जो है इसमें संचालित 4 छोटे उपग्रह शामिल है जिसकी अपेक्षित मिशन अवधि 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष है। पिछले सौर मिशनों के विपरीत पंच 3 आयामों 3D सौर परिघटनाओं का निरीक्षण करने के लिए पोलरिमेट्री का उपयोग करता है। पोलरिमेट्री मतलब 3D पिक्चर खींचेगा और उसके अध्ययन होगा। ठीक है, और इसके साथ 4 और छोटे उपग्रह भी भेजे गए हैं जो जिसकी अवधि क्या है, 2 वर्ष है। और सौर वायु विनिर्माण का विश्लेषण करना, वायु का विश्लेषण करेगा, अध्ययन करेगा सूर्य का बाहरी कोरोना किस प्रकार सौर वायु से परिवर्तित होता है, मतलब कोरोना वायु से कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी चीजें। कोरोनल मास इंजेक्शन, कोरोनल मास इंजेक्शन की जांच करना, ट्रैक करें कि CME मतलब कोरोनल मास इंजेक्शन जो है कैसे विकसित होते हैं और गति करते हैं और अंतरिक्ष में चलते हैं। अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाना, अंतरिक्ष पूर्वानुमान को क्या करना, बेहतर। उपग्रहों, विद्युत ग्रिडों, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूर्वानुमान में सुधार करना है, इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। गहरे अंतरिक्ष मिशनों का समर्थन, जिसे नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम सहित सुरक्षित अंतरिक्ष अन्वेषण सुनिश्चित करते हैं, वास्तविक समय डेटा प्रदान करते हैं। इसमें 4 माइक्रो सैटेलाइट मतलब भेजे गए हैं। प्रत्येक का वजन कितना है, 64 किलोग्राम है, जो सूर्य के कोरोना के विस्तृत क्षेत्र में दृश्य को कैद करने के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। मतलब क्या करेगा, कोरोना के विस्तृत क्षेत्र में क्या करेगा, दृश्य को क्या कैद करेगा। उन्नत इमेजिंग उपकरण है। नैरो फील्ड इमेजर आंतरिक कोरोना की उच्च रिजोल्यूशन छवियां कैप्चर करेगा, उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करेगा, नैरो फील्ड इमेजिंग। ठीक है, इमेजर। आगे बढ़ते हैं। वाइड फील्ड इमेजर अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में सौर हवा और CME का निरीक्षण करते हैं। स्टीम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कोरोनल हीटिंग और सौर ज्वालाओं पर नजर रखता है। इसका है वास्तविक समय डेटा ट्रांसमिशन, हर 4 मिनट में अपडेट प्रदान करता है। विस्तृत अवलोकन रेंज जैसे 90 डिग्री दृश्य क्षेत्र को कवर करता है और सूर्य के बाहरी वायुमंडल और हीलियोस्फीयर का मानचित्रण करता है। ठीक है, सौर खतरों को कम करना और पृथ्वी की संचार प्रणालियों, उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्री और सौर विकिरण से सुनिश्चित करने में मदद करता है। फिर अगला है एक राष्ट्र और एक एक बंदरगाह पहल है। एक राष्ट्र, ये जो है एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल, ये देखा जाए तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल जो है बंदरगाह और जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्र
एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल शुरू की गई है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करके दक्षता बढ़ाना और देरी कम करना और शासन में सुधार करना। मतलब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? बंदरगाह बनाया जा रहा है तो मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह सामान को बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही कम समय में पहुंचना, रसद आपूर्ति को तीव्र करना, सुधार करना। तो वही लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करके दक्षता को उसकी बढ़ाना, बंदरगाह की देरी कम करना और रसद आपूर्ति में सुधार करना। वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया बंदरगाह जहाजरानी राजमार्ग मंत्रालय की पहल है और जिसका उद्देश्य है पूरे भारत में बंदरगाह संचालन को क्या करना, मानकीकृत अनुकूलित करना, या अकुशलता को कम करने और दस्तावेजीकरण को कम करने, व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे भारत और वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य वही है कि बंदरगाह परिचालन को सुव्यवस्थित करना, सभी भारतीय बंदरगाहों का दस्तावेजीकरण, सीमा शुल्क निकासी के लिए एक समान प्रणाली स्थापित करना है, व्यापार दक्षता में वृद्धि, रसद संबंधी देरी को कम करना, लागत कम करना, बंदरगाह के प्रदर्शन में सुधार करना है, समुद्री प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निवेश व्यापार को आकर्षित करने के लिए भारत के बंदरगाह बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बढ़ाना है। समुद्री प्रतिस्पर्धा को क्या बढ़ावा देना है, निवेश व्यापार क्या करेगा, आकर्षित करेगा बंदरगाह, अगर अच्छी बंदरगाह होगी, मतलब रसद आपूर्ति अच्छी होगी, मानकीकृत होगी, उसका एक ही होगा, कोई एक ही दस्तावेजीकरण होगा, सीमा शुल्क वगैरह सब कुछ क्या एक समान होगा, तो क्या होगा, व्यापार में निवेश में बढ़ावा मिलेगा, फिर व्यापार दक्षता में क्या होगा, वृद्धि होगी। प्रमुख विशेषता है मानकीकृत परिचालन, विलंब को कम करने, दक्षता में सुधार करने के लिए एक समान सीमा शुल्क और निकासी प्रक्रिया, एक समान सीमा शुल्क और निकासी प्रक्रिया। और है दस्तावेजीकरण में कमी, कंटेनर संचालन दस्तावेजों में 33% की कटौती 143 से 96 तक, 96 से 146। कंटेनर दस्तावेजों में 33% की कटौती है। बल्क कार्गो दस्तावेजों में 29% की कमी है, 150 से 6 तक की गई। और यह सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बंदर की दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर नजर रखता है। तो ये जो है ना, ये मतलब इसके बारे में आप सर्च कर लिए, सागर लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, दस्तावेजीकरण में कमी का मतलब ये है कि कंटेनर संचालन दस्तावेजों में 33% की कटौती होगी। ठीक है, बल्क कार्गो दस्तावेजों में 29% की, जो पहले ज्यादा होता था वो अब कम होगा दस्तावेजीकरण। तो आई है सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पोर्ट का जो परफॉर्मेंस होगा ना वो इंडेक्स, तो बंदर की दक्षता प्रतिस्पर्धात्मक पर नजर रखता है, मतलब कि इसके आधार पर क्या इंडेक्स जारी करता है, उसके प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब कि कितना कंपटीशन दे रहा है अन्य बंदरगाह की दक्षता कितनी है, इन सबको ध्यान में रख के क्या रिपोर्ट जारी करता है। मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये व्यापार अनुमोदन को स्वचालित करने के लिए AI और ब्लॉकचेन का उपयोग करता है। ठीक है, मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है व्यापार अनुमोदन को स्वचालित करने के लिए AI और ब्लॉकचेन का उपयोग करता है। संयुक्त अरब अमीरात बिम्स्टेक आसियान देशों के साथ वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर का समर्थन करता है। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर का समर्थन कौन करता है?
मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरित एवं स्मार्ट बंदरगाह, हरित और स्मार्ट बंदरगाह के मतलब कि निम्न कार्बन, हरित मतलब क्या, निम्न कार्बन उत्सर्जित करेगा, लॉजिस्टिक, निम्न कार्बन लॉजिस्टिक ऐसे मतलब उपकरण होंगे, लॉजिस्टिक होंगे जो निम्न कार्बन उत्सर्जित करेंगे, और टिकाऊ शिपिंग हो गए, ठीक है, आधुनिक बंदरगाह सुविधा को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। समुद्री विकास निधि जहाज निर्माण सहायता, समुद्री विकास निधि और जहाज निर्माण सहायता घरेलू जहाज निर्माण और बंदरगाह के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। मतलब एक जो है विशेषता समुद्री विकास के लिए ही है, निधि और जहाज निर्माण के लिए क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत संविधान का अनुच्छेद 200, अब 200 में ये राज्यपाल हो गए, राज्यपाल जी को क्या दिया गया है, कुछ शक्तियां दी गई है, ठीक है, तो उसी के बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके बारे में कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के विधेयक को मंजूरी न देकर बाद में राष्ट्रपति के पास भेजकर गतिरोध पैदा करने की कड़ी आलोचना की है। मतलब इसमें जो है 200 जो अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रपति जो है ना, इस पे या तो स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो देखा जाता है मूलतः कि ये राष्ट्रपति के लिए मतलब आरक्षित कर लेते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रपति देखेंगे, और राष्ट्रपति के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है कि वो मतलब कि कब तक उस पर जवाब देंगे, इसलिए हो जाते हैं, या तो राष्ट्रपति स्वीकार कर देंगे या फिर अस्वीकार करेंगे, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस लौट आएंगे, या फिर क्या करेंगे, उसको पॉकेट वीटो का प्रयोग करेंगे, बस यही हुआ। तो ये था, इतना समझ गए। तो यही तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने क्या कहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल की विधेयकों को मंजूरी न देकर बाद में राष्ट्रपति के पास भेजकर गतिरोध पैदा करने की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा कानून बनाने के तरीके पर सवाल उठाए हैं, ठीक है। कुल 12 विधेयक जो मुख्य रूप से उच्च शिक्षा और राज्य विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित है, को रोक दिए हैं, जिससे कि शासन और प्रक्रियागत देरी चिंताएं बढ़ गई है। अब केंद्र का मामला केंद्र को भेज देता है, पूरे तरह कंट्रोल किसा होता है, केंद्र का हो जाता है। संघवाद की जो है ढांचा को कमजोर करता है, यही देखते हैं शक्ति पृथक्करण की ढांचा। पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 की शक्तियों की परिभाषित करता है, राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करता है। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वीकृत देने या रोकने या वापस करने या आरक्षित करने के संबंध में राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार को रेखांकित करता है। राज्य विधेयक पर राज्यपाल के विकल्प जो है क्या क्या हो सकते हैं, स्वीकृत कर सकता है, या विधेयक को स्वीकृत किया जा सकता है तो कानून बन जाएगा, ठीक है। स्वीकृत रोकना मानी अस्वीकार कर देना, अस्वीकृत करने पर इनकार कर देता है तो क्या विधेयक खत्म हो जाता है। विधेयक वापस करना, यानी यह धन विधेयक नहीं है, मतलब धन विधेयक अगर नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है। फिर है विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल, इसके पास हो सकती है कि राष्ट्रपति के पास हम भेजना होगा, तो फिर अब राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए भी है, देखो बताते हैं, इसमें लिखा भी होगा। इसमें यह है कि संविधान या केंद्रीय कानून का उल्लंघन करता है, इसमें देखा जाएगा कि केंद्रीय कानून का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है, राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है या राज्य विधानमंडल की शक्तियों से परे है। मतलब कि ये है कि राष्ट्रीय हित को प्रभावित तो नहीं करता ये विधेयक, या फिर राज्य विधानमंडल अपनी शक्तियों से ज्यादा शक्तियों से परे ही लागू कर दिया है, ठीक है, ये देखा जाएगा।
फिर नीति निदेशक सिद्धांतों मतलब डीपीएसपी का खंडन करता है क्या, जबकि डीपीएसपी को खंडन नहीं करना चाहिए। फिर अनुच्छेद 31A के अंतर्गत संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है या नहीं, ये भी है। फिर राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा है या नहीं, मतलब अपना भी संरक्षण देखेगा ना, तो ये सारी चीजें हैं, तो सब देखेगा। फिर उसके बाद होगा जो भी कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर 201 से संबंध क्या है, फिर है ये 201 जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित विधेयकों को नियंत्रित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत कर सकते हैं, रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, 3 में से कोई काम कर सकते हैं, या तो फिर उसको तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको मतलब 15 दिन में देना है या 1 महीना में देना है, जवाब देना है। नहीं जवाब देंगे तो बिल खत्म हो जाएगा, खत्म माना जाएगा। फिर प्रमुख संवैधानिक बहसें, इसमें कोई सीमा नहीं है। संविधान में राज्यपाल के निर्णय के लिए कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, जिसके कारण देरी होती है। न्यायिक जांच के से बाहर है। न्यायालयों ने अनिश्चित काल तक अनुमति रोके रखने पर सवाल उठाया है। इससे शासन और संवैधानिक औचित्य के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती है। अब ये भी यह बात है कि न्यायिक जांच से भी अलग रखा गया है। ठीक है, यूनानी चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यूनानी चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यूनानी चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है, ये है राष्ट्रपति ने यूनानी दिवस 11 फरवरी, राष्ट्रपति ने यूनानी दिवस 11 फरवरी के अवसर पर केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। ठीक है, राष्ट्रपति ने किया है। यूनानी दिवस 11 फरवरी, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से क्या किया, उद्घाटन किया है। इसमें क्या है, मूलतः देखा जाए तो यूनानी चिकित्सा हाल ही में आयोजित सम्मेलन का विषय है, जो कि क्या है, एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे की ओर। इसमें समग्र स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए यूनानी पद्धतियों में प्रगति पर जोर दिया है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद 1978 ईस्वी में CCRUM आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है। कौन, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान। ठीक है, आयुष मंत्रालय के तहत काम करता है। 1978 से स्थापित हुआ था। यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य करता है। एकीकृत स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, एकीकृत स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे की राह। इसमें समग्र स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए यूनानी पद्धतियों में प्रगति करने की जोर दिया गया है। यूनानी चिकित्सा उत्पत्ति क्या है, ये देखते हैं। उसको उत्पत्ति और सिद्धांत, यूनानी चिकित्सा की जड़ें प्राचीन ग्रीस में है। इसे अरब और फारसी विद्वानों द्वारा आगे विकसित किया गया। अरब फारसी। ह्यूमरल जो है, ह्यूमरल सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो बताता है कि शरीर का स्वास्थ्य 4 ह्यूमरस संतुलन पर निर्भर करता है। शरीर का संतुलन 4 ह्यूमरस के संतुलन पर निर्भर करता है। ये जो है, पहला है खून, फिर है कफ, बलगम या पीला पित्त, काला पित्त। पीला पित्त, काला पित्त, कफ और बलगम, कफ या बलगम या खून। फिर है उपचार की अवधारणा क्या है, द्रव्य असंतुलित हो जाता है। जब द्रव्य असंतुलित हो जाता है तो बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, यूनानी चिकित्सा में उपचार इस संतुलन को बहाल करने में पर केंद्रित है। आहार समायोजन, मतलब खाना पीना सही टाइम पे खाओ, संतुलित आहार लो। हर्बल उपचार, ठीक है। नियमित चिकित्सा, शारीरिक और जीवन शैली में हस्तक्षेप। नियमित
व्यायाम कीजिए, यही सब है। ठीक है, नियमित चिकित्सा। फिर आधुनिक स्वास्थ्य में यूनानी चिकित्सा का महत्व क्या है? आधुनिक चिकित्सा में यूनानी चिकित्सा का महत्व क्या है? आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ यूनानी सिद्धांतों का एकीकरण निवारण चिकित्सीय समाधानों को बढ़ाना है। अनुसंधान और नवाचार समग्र कल्याण में इसकी प्रासंगिकता का विस्तार करते हैं। ठीक है, अब अगला है, कौन सा टॉपिक है? अगला है भारत ऊर्जा सप्ताह। भारत ऊर्जा सप्ताह के बाद कौन सा टॉपिक है? बहुत सारे टॉपिक, अभी तो इतना ही रहने देते इस वीडियो में, आगे और चर्चा करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए।